स्वागत है मित्रों। यूजीसी नेट एग्ज़ाम, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो है। आप इसमें सुमित्रानंदन पंत पर बनने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह पाएंगे। सुमित्रानंदन पंत से पूछे जाने वाले सारे तथ्य आपको इस वीडियो में एक साथ मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन हैं? दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, निराला, नंदुलारे वाजपेयी। तो जो इसका सही उत्तर है वह है सुमित्रानंदन पंत। पंत जी ने कला और बूढ़ा चांद लिखा। तो अब हम सुमित्रानंदन पंत से पूछे जाने वाले अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्नों को, सारे तथ्यों को देखेंगे। पंत जी का जन्म सबसे पहले देखें तो पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में वर्तमान उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ। तो कहाँ हुआ? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में, और गांव का नाम कौसानी। तो ये आप ध्यान रखिए। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त है। पंत जी की जो पहली कविता थी उसका नाम गिरजे का घंटा, जो कि सन 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो पहली कविता पंत जी की अगर पूछे, पहली कविता संग्रह नहीं, पहली कविता वो है गिरजे का घंटा। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। आप सभी जानते होंगे कि पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि माने जाते हैं। तो जिस दर्शन का इनके ऊपर सर्वाधिक प्रभाव रहा वह अरविंद दर्शन था। इन्हें छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है। यह इसलिए कि जब ये छायावादी रचनाएं लिख रहे थे, उसके बाद ही जब प्रगतिवादी कविताओं का दौर आया तो इन्होंने अपनी कविताओं का स्वर बदला। इसलिए छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि इन्हें कहा जाता है। तो प्रगतिवाद की रचनाओं का भी स्वर इनकी कविताओं में आपको दिखाई पड़ेगा, जो 1936 के बाद प्रकाशित हुई हैं। इनके काव्य संग्रह पल्लव में लिखी उनके द्वारा जो भूमिका है उसे छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, और इसे कहने वाले डॉक्टर नगेंद्र थे। तो जब भी परीक्षा में यह प्रश्न आए कि छायावाद का मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है, तो पंत के पल्लव में उन्होंने जो भूमिका लिखी है उसे छायावाद का मैनिफेस्टो माने घोषणा पत्र कहा जाता है। तो ये आप देख रहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे देखते हैं। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। यानी इनका जो इंद्रिय बोध था, इनकी जो संवेदनशीलता थी वह बहुत ही ज़्यादा थी प्रकृति के प्रति, इसलिए इन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। पंत जी की मृत्यु सन 1977 में इलाहाबाद में हुई, जो कि यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया है। 1977 में इनकी मृत्यु इलाहाबाद में हुई। आगे हम देखते हैं इनकी सभी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में क्या कहा गया है, उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है। तो इसे हम देखते हैं कि इनकी जो पहला काव्य संग्रह है, देखिए हमने वहाँ पे ऊपर देखा कि पहली कविता का नाम इनके गिरजे का घंटा, ठीक। लेकिन जो पहली काव्य संग्रह है वह 1920 ईस्वी में है, उच्छ्वास नाम से। तो इनकी जो पहली, पंत जी की पहली छायावादी रचना कौन है, जब ऐसा पूछा जाए तो आप उच्छ्वास बताएंगे। ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928। इसी पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। और इसी संग्रह में यानी पल्लव में इनकी जो प्रसिद्ध कविता परिवर्तन है, जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस में, हायर के सिलेबस में, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिलेबस में, लगभग सारे सिलेबस में परिवर्तन कविता का जिक्र आता है, जो कि पंत जी ने लिखी है। तो और ये संकलित किस्म है पल्लव में। आचार्य शुक्ल इसे पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना मानते हैं। जो ये पल्लव है, पल्लव संग्रह, इसे आचार्य शुक्ल पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना जिसमें परिपक्वता दिखाई देती है, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। गुंजन 1932, गुंजन को इनकी अंतिम छायावादी रचना
माना जाता है। इनकी पहली छायावादी रचना हमने देखा कि उच्छ्वास को कहा जाता है, लेकिन जो इनकी अंतिम छायावादी रचना है वह है गुंजन। आगे देखते हैं युगांत। युगांत 1936 में, यहीं से जो छायावादी कविताओं का दौर था वो खत्म होता है और प्रगतिवादी कविताओं का जो संधिस्थल हमने कहा वो इनकी रचना में दिखाई देता है, जो 1936 में प्रकाशित हुई है। युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940, जिसमें भारतीय ग्रामीण जो परिवेश है, परिस्थितियां हैं, उन पे आधारित, उनकी दुर्दशा पर आधारित, उनकी जो भी दशाएं हैं उन पे आधारित कविताएं हैं। स्वर्णधूलि 1947, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्णधूलि 1947, युगपथ 1949, उत्तरा 1949, अतिमा 1955, कला और बूढ़ा चांद 1959, और यही वह कृति है जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में दिया गया। तो किताब आती है 1959 में कला और बूढ़ा चांद की, और पुरस्कार उसे साहित्य अकादमी का 1960 में मिलता है। चिदंबरा 1958, इस पर इन्हें 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है। लोकायतन 1964 में लिखी गई और इसे जो है महाकाव्य माना जाता है, जो कि महात्मा गांधी जी के जीवन पर लिखा गया है। इस पर उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपको इस वीडियो में एक कलेक्शन के रूप में मिलेगा जो हर एग्जाम में आपको काम आएगा। पंत जी की कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? तो महामानव, आत्मजयी, लोकायतन, एक और पुरुष। तो इसका जो सही उत्तर है वह है लोकायतन। लोकायतन पर हमने अभी बात की कि लोकायतन पर को इनका महाकाव्य माना जाता है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इंदिरा जी के द्वारा दिया गया है और 1964 में ये संग्रह आया और इसे ही महात्मा गांधी के जीवन पर केंद्रित करके उन्होंने लिखा है। आत्मजयी कुंवर नारायण जी की है जो यम और नचिकेता के संवाद पर लिखा गया है। पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अब देखिए, लोकायतन, चिदंबरा, गीतहंस और ग्राम्या। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है यहाँ पर। हम पीछे जाकर अपनी रचनाओं को अगर यहाँ पे देखें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिला है चिदंबरा पर, जो 1958 में आया और 61 में उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है मित्रों, तो आप इसको देखेंगे कि चिदंबरा पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पंत जी ने अपनी किस रचना को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? पल्लव, ग्रंथि, वीणा, गुंजन। तो पंत जी ने अपनी जिस रचना को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है वह है वीणा। पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव में अंग्रेजी जो कविता है उनके भाव दिखाई देते हैं और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। ऐसा कौन कहता है? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वह है रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही इस पल्लव और वीणा के बारे में कहते हैं कि ये अंग्रेजी कविताओं से लिए गए भाव हैं। तो इस तरह के बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख रहे थे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपके लिए हमने इस एक वीडियो में इसका कलेक्शन किया हुआ है। तो उम्मीद है ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और आप इसका अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।